हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुके हैं आप लोगों के लिए शादी पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, इसी वजह से मैं कल भी कहानी नहीं ला पाई और इस समय ज़्यादा एपिसोड नहीं नरेट कर पा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। समारा अपने हाथ में जिया के उन्हें दिए हुए कपड़े को लेकर के आ रही थी। वहीं वो धीरे से दरवाजे को बंद करती है। रियाश वहाँ से पहले से ही जा चुके थे और अब कमरे में सिर्फ और सिर्फ अंश बचे थे। अभी वो बार बार अपने फ़ोन को ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर कनेक्शन पर था और साथ ही हवा इतनी तेज़ और मौसम इतना ख़राब हो रखा था कि इस वक्त नेटवर्क मिलना वैसे भी इम्पॉसिबल था। जैसे ही दरवाज़ा खुल कर के बंद हुआ था, अंश की नज़र उसी तरफ मुड़ जाती है जहाँ इस वक्त समायरा अपने आप को इस वक्त डोर से टिकाए हुए लगातार उसी कपड़े की तरफ देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर उसे ये पहनना चाहिए भी या नहीं। लगातार इसी तरह से उसकी नज़र तो कपड़े पर टिकी हुई थी और वहीं अंश जो कि अपने फ़ोन को साइड में रख करके दोनों हाथों को पॉकेट में डाले हुए सामने की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं, जहां इस वक्त समारा के पल्लू जो कि एक साइड में आ चुके थे और वहीं उसकी पीठ अंश को साफ तरीके से नज़र आ रही थी, जहां ये ब्लाउज़ जो कि पूरी तरह से बैकलेस था, सिर्फ एक नॉट पर बंधा हुआ। और वहीं समारा के बाल भी इस वक्त भीगे भीगे थोड़े बहुत आगे थे और कुछ ही बाल इस वक्त पीछे थे और उसके बालों से भी पानी के ड्रॉप्स गिर रहे थे। साड़ी पूरी तरह से उसके बदन से चिपक चुकी थी। अंश अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए लगातार बस उसी को देखे जा रहे थे, जैसे अगर वो अपनी आंखें बंद करेंगे तो सामने की एक खूबसूरत लड़की उनकी आंखों से ओझल हो जाएगी, जो कि उनका दिल बिल्कुल नहीं चाहता था। समारा धीरे धीरे अपने आप से कुछ बुदबुदाते हुए पीछे की तरफ मुड़ी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ करके अंश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ बदलूं इसे? उसने बहुत ही प्यार से पूछा था। अंश उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कुछ बोल नहीं पाते, बस उसको ऐसे ही देखते रह जाते, जैसे इस वक्त उनकी आंखें समारा को पूरी तरह से स्कैन करने पर तुली हुई हो। समारा धीरे से दोबारा से पूछती है, कपड़े कहाँ बदलूं? उसके सॉफ्ट आवाज़ अंश के दिल को घायल कर रही थी और वहीं उसका लुक भी। अंश अपने चेहरे को धीरे से दूसरी तरफ करते हुए अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, हमें इसी कमरे में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है। वहीं ये सुन करके समारा पूछती है, बाथरूम तो होगा ना? मैं वहीं बदल लूँगी। और ये बोल करके वो इधर उधर देखती, लेकिन आसपास हर जगह पूरा कमरा पैक था और यहाँ पर कोई भी बाथरूम भी नहीं था, जिसे देखकर समारा अपने सर को अपने हाथों से रब करते हुए कहती है, हे भगवान, ये कहाँ आकर के फंस गई हूँ मैं। एक तो कपड़े गीले, ऊपर से ठंड लग रही है, ऊपर से कपड़े भी मिले तो ऐसे इतने छोटे। एक काम करती हूँ, इसे रहने देती हूँ। और ये बोल करके वो कपड़े को बेड पर रख चुकी थी, लेकिन अंश उसको देखते हुए कहते हैं, तुम ऐसे भीगे कपड़ों में रहोगी तो तुम्हारी। वहीं समारा उनकी तरफ देखकर पूछती है, तो मेरी क्या? अंश जो अपनी बातों को पलटते हुए कहते हैं, तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना? लेकिन असल बात शायद कुछ और थी। अंश उसको इस तरह और ज़्यादा इस कपड़े में नहीं देखना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आंखें उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा मचलने लगी थी और उनका दिल भी उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। और वो तुरंत ही समारा से कहते हैं, मैं रूम के बाहर जा रहा हूँ, तुम बदल लो। जैसे भी ये बोल करके अंश बाहर निकलने वाले होते हैं, तुरंत ही समारा जल्दी से आकर के उनके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते, वो टाइगर आपको खा जाएगा। और वो ये भी नहीं पूछेगा कि आप अंश मल्होत्रा हैं या कौन है। उसको आपके ऑरा से डर नहीं लगता? यहीं पर रहिए आप। ये सुन करके अंश बहुत ही प्यार से पीछे मुड़कर पूछते हैं, तो तुम मेरे सामने उतारोगी? जैसे ही अंश का ये सवाल समारा के कानों तक पहुंचा था, वो झटके से उनका हाथ छोड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन तभी अंश थोड़ा नाराज़गी भरे टोन में कहते हैं, ऐसे कैसे ठीक हो? समझ में नहीं आ रहा, एक बार में कहना। चुपचाप से बदलो इसे, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। सिर्फ कहने के लिए तुम गांव की हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी आदतें ऊपर से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो, और ये सब शहर की लड़कियों के लक्षण होते हैं। यार छोड़ो, तुम, बहस नहीं करूँगा तुमसे। मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रहा हूँ, तुम चेंज कर लो। अंश ने बोल करके अपने आप को दूसरी तरफ तो ले आ दिया था, लेकिन यहाँ पर खिड़की थी और यहाँ का खिड़की का कोई दरवाज़ा भी नहीं था, बस कर्टन्स लगे हुए थे जो पहले से ही भीग चुके थे और हवाओं की वजह से बौछार अंदर की तरफ बहुत ही आराम से पड़ रहा था, जो कि अंश के शर्ट को और जल्दी जल्दी भिगाने लगा था। अभी तक तो सिर्फ उनका ओवर कोट ही भीगा था, लेकिन अब अंश का अंदर का शर्ट भी भीगने लगता है। वहीं अंश कहते हैं, हो गया क्या? लेकिन तभी पीछे से समारा कहती है, नहीं, थोड़ा देर और रुक जाइए प्लीज़।
अंश को अब गुस्सा आ रहा था और वो काफी गुस्से में ही थोड़ा तेज आवाज में कहते हैं, समारा क्या कर रही हो तुम? कपड़े बदलने में किसको इतना वक्त लगता है? समारा परेशान होते हुए कहती है, मेरा ब्लाउज नहीं खुल रहा। तभी अंश कहते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुको मैं खोलता हूँ। ये बोलकर अभी जैसे ही वो पीछे मुड़ करके उसकी तरफ आगे बढ़ते जल्दी से समारा अपने साड़ी से अपने आप को ढकते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? उधर देखिए, मैंने कहा था ना आप इधर नहीं देख सकते, आपने वादा किया था मुझसे। अंश उसको देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुमने साड़ी उतार ली है, अगर तुम ये बताई होती तो मैं थोड़ी ना देखता तुम्हें। ये बोल करके वह दोबारा से पीछे मुड़ते हैं और अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए कहते हैं, भूल जाओ उसे, तुमने कुछ नहीं देखा है अंश। लगभग इसी तरह से 20 मिनट खड़े रहने के बाद फाइनली समारा धीरे से कहती है, आ जाइए इधर, मैंने बदल लिया है। बीबी अपनी साड़ी से अपने पैरों को कवर करने की कोशिश में लगी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे इस तरह से अंश के सामने रह सकती है। बालों से तो उसने अपनी कमर तक सब कुछ ढक रखा था, लेकिन नीचे ये ड्रेस काफ़ी शॉर्ट थी जिसे पहनने की समारा को आदत नहीं थी। उसकी भीगी हुई साड़ी को अंश उसके हाथ से छीनते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो इसका तुम? हटाओ इसे, तुम्हारे पैर भी गीले हो रहे हैं। अंश ने उसे लगभग एक साइड में ऑलमोस्ट टेबल पर फेंक दिया था और वही समारा से कहते हैं, लेट जाओ तुम। लेकिन समारा जो बेड की तरफ देखती और अब जा करके अंश का भी ध्यान उस बेड पर गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ सिंगल बेड है और इतने छोटे बेड में 2 लोग का आना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और वो भी अंश मल्होत्रा के साथ। समारा इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं सो सकती थी। वो पीछे होते हुए कहती है, आप सो जाइए, मैं नहीं। तभी अंश अपने भीगे हुए शर्ट को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से मेरे भी कपड़े गीले हो गए, टफर कहीं की। और ये बोलकर वो बिना कुछ सोचे समझे अपने शर्ट को समारा के सामने ही खोलना शुरू कर दिए थे, जिसे देखते हुए समारा जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आपके पास कोई कपड़ा है? अंश अपने बेल्ट को हटा करके अपने शर्ट को बाहर निकालते हैं और फिर उसे अपने शरीर से अलग करते हुए कहते हैं, नहीं, क्यों? मैं समारा जो कहती हैं, तो आप ऐसे ही रहेंगे? वो इस वक्त दूसरी तरफ ही देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो इस हालत में अंश की तरफ देख सके। वही अंश पीछे से समारा को देखते हुए कहते हैं, मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है मुझे ऐसे देखने में? जल्दी अपनी चेहरे को बस नाम हिला दी थी। तभी अंश उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? अंश का भी बदन हल्का फुल्का पानी से भीग चुका था और वही उनका हाथ जैसे ही समारा के बाजू को पकड़ करके अपनी तरफ घुमाया था, समारा का पैर हल्का सा डिसबैलेंस होता है और उसका हाथ गलती से अंश के चेस्ट पर चला जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। वो जल्दी से भी अपना हाथ हटाने वाली होती है, लेकिन तभी अंश जो कि उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए पूछते हैं, तुम ठीक हो? कुछ हो तो नहीं रहा ना तुम्हें? उन्होंने इसके कान के पास आकर बहुत ही धीरे से बोला था। समारा अपना हाथ जल्दी से उनके हाथों से हटा करके अपनी तरफ करते हुए कहती है, नहीं, मुझे क्यों कुछ होगा, आप जाकर सो जाइए, मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आ रही है। अंश उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, नींद कैसे आएगी? मेरे साथ हो, नींद दूर दूर तक तुम्हारी आंखों में नज़र नहीं आएगी। वैसे बेड छोटा है तो मेरा भी यहाँ पर सोना पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। अंश तो आकर के आराम से पीछे दीवार से टिक करके आराम से बेड पर बैठ चुके थे, लेकिन समारा जो कि अभी भी खड़ी थी, जिसकी वजह से अंश थोड़ा सा टीजिंग भरी निगाहों से देख कर कहते हैं, ठीक है, मेरे सामने ऐसे ही खड़ी रहो, मुझे तो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। समारा इस वक्त अंश के चेहरे की तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ देख करके अपने बैक को उनकी तरफ की हुई थी और उनकी बातें सुन करके वो झटके से उनकी तरफ घूम कर कहती है, कितने बेशर्म हैं आप, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अंश बहुत ही लापरवाही से अपना कंधा उचकाते हुए कहते हैं, अब मेरी नज़र है, सामने इतना अच्छा नज़ारा होगा तो अपने आप उधर चली ही जाएगी ना, इसीलिए कह रहा हूँ, अगर बचना है मेरी निगाहों से तो मेरे बगल में आकर बैठ जाओ, वरना एज यू विश। समारा के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आसपास बैठने की कोई खास जगह भी नहीं थी, जिसे उसे मजबूरन बेड पर चढ़ना ही पड़ता है और जाकर के वो कॉर्नर पर बैठी थी। वहीं अंश उसकी तरफ घूमते हुए कहते हैं, अब इतना दूर क्यों? समारा थूक गटकते हुए कहती है, हमें दूर दूर ही रहना चाहिए, पास आना अच्छी बात नहीं होती है। थोड़ा देर उन दोनों के बीच एकदम शांति थी। समारा जो कि हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वो एक बार भी अंश की तरफ देखे
और वहीं दूसरी तरफ अंश की निगाहें हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वो एक पल के लिए भी समारा से हटे। ये समारा को और ज़्यादा परेशान तो कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन तभी अचानक ही उन दोनों को कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई थी। ये कुछ गाना जैसा बज रहा था, जैसे कि दूसरे रूम में इस वक्त जिया और अंश काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हों, और गाना समारा और अंश के सिचुएशन को और ज़्यादा ऑकवर्ड बना रहा था। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है, पर आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल, जाओ बाबा जाओ, ऐसे ना बहकाओ, होश में आ जाओ, पागल ना बनो तुम, दिल बोले शकदुम शकदुम, दिल बोले शकदुम शकदुम, दिल बोले शकदुम शकदुम, दिल बोले शकदुम शकदुम, खिड़कियाँ कहें पर्दे गिरा दो, इस तरह से ना मुझको सजा दो, छोड़ दो सनम जाने भी दो ना, है कसम तुम्हें यूं जिद करो ना, कैसी है ये दूरी, कौन सी मजबूरी, हो बड़े दीवाने हैं मुझको ये मालूम, दिल बोले शकदुम शकदुम, दिल बोले शकदुम शकदुम, दिल बोले शकदुम शकदुम, दिल बोले शकदुम शकदुम। थोड़ी देर ये गाना तो बजता है, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से शांति हो गई थी। वहीं समारा और अंश के बीच अब और ज़्यादा करीबी आ गई थी। अंश धीरे धीरे समारा के चेहरे के बालों को पीछे करते हुए कहते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे बुरा नहीं लग रहा। समारा इस बात पर कुछ भी नहीं कह पाती, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी, जिसे सुनते हुए वो काफ़ी डरते हुए अंश के करीब खुद ही जाते हुए कहती है, ये आवाज़ कैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टाइगर उनके कमरे में घुस गया हो? वो लोग कितना चिल्ला रहे हैं। ये सुनते ही अंश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, श्श, किसी की प्राइवेसी को इस तरह नहीं सुनते, गंदी बात होती है। ये सुनकर समारा नाक से कोड़ते हुए पूछती है, प्राइवेसी? अरे उन लोग की आवाज़ आ रही है, वो लोग चीख चिल्ला क्यों रहे? कहीं वो टाइगर उन लोग को खा तो नहीं रहा है ना? लेकिन अगर उन लोग को खाता तो इतना मज़ा थोड़ी ना आता उन लोगों को। ऐसे क्यों आवाज़ कर रहे हैं? और आसपास की चीज़ें भी आवाज़ कर रही हैं। क्या हो रहा है वहाँ? ये सुनते ही अंश, जो कि चुपचाप जा कर के तकिए से अपना सिर टिकाते हुए लेटते हुए कहते हैं, तुम पागल हो समारा। और वहीं उनके चेहरे पर एक हल्की शर्माहट भरी स्माइल भी आ गई थी, लेकिन समारा बिल्कुल इन बातों से अनजान थी। और वह दोबारा से क्यूरियस होकर के अंश के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए पूछती है, क्या हुआ बताइए ना, कहीं उन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है? जैसे अंश ने सुना था, वो उसको शांत करते हुए कहते हैं, तुम चुपचाप से सो जाओ। लेकिन तब भी समारा जो कहती है, नहीं यहाँ पर जगह नहीं है, और आप लेट गए तो अब तो मेरे पास बैठने की भी जगह नहीं है ठीक से, मैं नहीं सो सकती। तभी अंश उसको काफ़ी ज़ोर से खींच करके अपने बगल में लेटाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, ज़रूरी तो नहीं ना तुम्हारा पूरा बदन बेड पर ही लेटाओ, थोड़ा बहुत मेरे ऊपर भी आ सकता है। उनका हाथ जो कि इस वक्त समारा का पिलो बना हुआ था, और वो उसे करवट करके अपनी तरफ ही घुमाए हुए थे, और ख़ुद भी अपने करवट को बदलते हुए उसकी तरफ होते हैं और धीरे से खुद को और समारा को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। समारा का तो पूरा होंठ, शरीर जो कि एकदम से शिवर करना शुरू कर दिया था। इससे बड़ा डरावना मोमेंट तो उसके लिए तब भी नहीं था जब लूसीफर उसके सामने आया था। वो अब काफ़ी ज़्यादा डरते हुए धीरे से कहती है, क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने कहा था कि जब आपके माँ पापा का तलाक हो जाएगा तो हम भी अलग हो जाएंगे। अंश बस उसकी बातों को सुन रहे थे, वो इस वक्त कुछ भी बोलने के मूड में नहीं थे। समारा आगे कहती है, और अगर हम इस तरह करीब रहे तो देखिए, मुझे बच्चे पसंद है पर इतने भी नहीं, और अभी मेरी उम्र भी नहीं है, पहले मैं थोड़ा पैसे कमा लूँ उसके बाद। ये सुनकर के अंश जो कि अपनी भावों को सिकोड़ कर पूछते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? समारा धीरे से कहती है, हम इतने करीब सोएंगे तो बच्चा। अंश ये सुनते ही काफ़ी ज़ोर से हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि
हमारे पास में सोने से? हो तो तुम इसी वजह से नीचे सोती हो? समारा धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, मैंने मम्मा से पूछा था एक बार कि मैं कैसे आई, और फिर उन्होंने बोला कि वो पापा के पास सोती थी इस वजह से। फिर मेरा ना एक बड़ा भाई भी है, वो भी यही बोलता था कि मम्मा उसको यही बताई है, पास में सोने से बच्चा हो जाता है। आपको कैसे पता होगा? आप किसी लड़की के पास सोए कहाँ हैं? इसलिए हम दूर दूर रहते हैं। अंश उसके दिमाग पर धीरे से टैप करते हुए कहते हैं, आयुष श्योर कि तुम 23 की हो? समारा धीरे से कहती है, नहीं, शायद मैं 22 की हूँ, मुझे याद नहीं है अभी अच्छे से। अंश उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, तुम अपनी उम्र से बहुत छोटी हो अभी, दुनिया देखी नहीं है ना तुमने, बस एक छोटे से गांव में बंद रह करके अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार ली। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, और इस आवाज़ का राज मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर हो सकता है कि तुम भी कभी ऐसे हम भी कभी ऐसे। समारा ये सुनकर कहती है, क्या हो रहा है वहाँ पर? और हम भी क्या करेंगे ऐसे कि ऐसी आवाज़ आएगी? आपको सुनाई दिया कितना तेज चिल्ला रही है वो? कहीं उनके हस्बैंड को मार तो नहीं रहे ना? अंश उसके मुंह पर अपने हाथों को टिकाते हुए कहते हैं, अगर उन लोगों ने ये सुन लिया ना तो घर से बाहर कर देंगे हमें। देखो, कपल्स के बीच ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं, तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी रियल वाली शादी नहीं हुई है। मैं समारा खुश होते हुए कहती है, तो मैं भी अपने पति के साथ ऐसे खेलूंगी। ये सुनकर अंश कहते हैं, कौन सा पति? मैं समारा जो कि बहुत ही आराम से कहती है, वही जिससे मेरी असल वाली शादी होगी, मैं उसकी दुल्हन बनूंगी, वो भी असली वाली। अंश बहुत ही गुस्से में आते हुए उसके हाथों को जोर से अपने हाथों के बीच कसते हुए कहते हैं, कोई असल वाली शादी नहीं हो रही है तुम्हारी, जो है उसी में खुश रहो। जहाँ अभी तक उसे अपनी शादी के बारे में सोच करके खुशी मिली थी, अंश के इस तरह से उसके हाथ को दबाने की वजह से उसकी आंखों के कोने से धीरे से आंसू निकलने लगा था, क्योंकि इस वक्त अंश उसको काफ़ी बुरी तरह से घूर भी रहे थे, डरा भी रहे थे और उसे दर्द भी दे रहे थे। लेकिन उसके आंसू को देखकर अंश हल्का हल्का अपने हाथों को ढीला छोड़ते हुए कहते हैं, आइंदा से इस तरह की बातें मत करना, तुम जानती नहीं हो समारा, मुझे गुस्सा आता तो मैं क्या कर देता हूँ। समारा बस कुछ बोल नहीं पाती, वो शांति से अपनी आंखों को नीचे की तरफ कर लेती है और धीरे धीरे करके अपनी पलकों को बंद करना शुरू कर देती है। थोड़ा देर तो अंश भी शांत रहे थे, लेकिन फिर और ज़्यादा वो अपने आप से उलझते ना हुए धीरे से दोबारा उसके बाल को सहलाते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं शायद ये तुमसे पहले ही कहना चाहता था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई। समारा तुम। वहीं अंश की बातों को सुनकर धीरे धीरे समारा ने भी अपनी पलकों को उठाकर अंश की तरफ कर लिया था। अंश और ज़्यादा समारा के चेहरे के करीब आते हुए उसके होठों के भी पास आए थे कि तभी समारा को अपने आप से दूर करते हुए कहती है, मैंने कहा ना, दूर रहिए मुझसे। अंश को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जिस तरह से समारा ने उन्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश की थी। जैसे आज दोबारा से समारा ने अंश के ईगो को हर्ट कर दिया और वो काफ़ी ज़ोर से उसे अभी बिस्तर पर लगाए थे और उसके ऊपर आते हुए उसके दोनों हाथों के बीच अपने हाथों को फंसाते हुए कहते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा, कुछ बात करनी है तुमसे, प्यार से कर रहा हूँ, सह लो। गुस्से में बोलना शुरू किया तो रो दोगी और फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें वो समारा के ऊपर आकर के बोल रहे थे, जिससे समारा और ज़्यादा बेचैन होते हुए कहती है, अब मुझे दिक्कत। लेकिन तभी अंश अपने एक हाथ को उसके हाथों के बीच से हटा करके उसके होठों पर रखते हुए कहते हैं, जब मैं बोलता हूँ लोग सिर्फ सुनते हैं समारा, उन्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं होता। और धीरे से वह होठों को गीला करते हुए अपने चेहरे पर एक प्यार से स्माइल लाते हुए कहते हैं, तुम बहुत अच्छी हो और एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी, तभी तो मुझ जैसे इंसान को झेल पा रही हो। बेचारी दबी हुई समारा धीरे से अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहती है, मैं आपको नहीं झेल पा रही, मुझे तकलीफ हो रही है, आप बहुत भारी हैं। अंश को जैसे समारा के बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो किसी अपने ही दिमाग के ख्याल में गुम थे
और वो अपने निचले होंठ को अपने दांतों तले हल्का सा दबाते हैं और फिर उसके करीब आते हुए कहते हैं, आई थिंक आई लाइक यू समायरा। तुम्हें देखता हूँ तो अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, तुम झगड़ा करती हो तब भी अच्छा लगता है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये बात तुमसे बोलूँगा, बट आज लग रहा है कि अगर नहीं बोला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं और ज़्यादा खुद से लड़ना नहीं चाहता। एंड द ट्रूथ इज़ कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखा हूँ तो ये मेरी मर्ज़ी है। तुमसे कहीं ना कहीं शादी करना भी मेरी अपनी मर्ज़ी थी, क्योंकि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझसे कोई कुछ और करवा नहीं सकता। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे उसके होंठों के करीब झुकने लगे थे। अभी वो जैसे ही अपने होंठों को ले जाकर के समारा के होंठों से टच कराते, समारा काफ़ी ज़ोर से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करती है और चिल्लाते हुए कहती है, दूर रहिए मुझसे, समझ में क्यों नहीं आ रहा आपको। और ये काफ़ी बुरी तरह से अंश के इतने प्यारे फीलिंग्स के ऊपर तमाचा था, जिसे अंश कभी भी बर्दाश्त तो नहीं करने वाले थे। वो काफ़ी झटके में खड़े होते हैं और समारा की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों दूर रहूं, शादी की है ना तुमसे, पूरी दुनिया के लिए हम एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है समारा, और किस हक से तुम मुझे अपने आप से दूर कर रही हो। हर बार करीब तुम खुद आती हो मेरे। समारा भी झटके से उठकर बैठते हुए कहती है, क्या मैं आपके करीब आई, और आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने मुझे मेरी औकात पहले ही दिखा दी है, इस वजह से मैं अब अपनी जगह को पहचानती हूँ और आपके करीब आने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। मैं आपकी औकात की लड़की नहीं हूँ ना। आपको तो बस इस्तेमाल करना था मुझे। अपने माँ पापा के तलाक के बाद तो आप वैसे भी मुझे छोड़ने वाले थे। हमारे बीच बस एक सौदा है, और उस सौदे में आपका भी फायदा और मेरा भी। अंश को अब सारी बातें याद आती हैं। तो उनके दिमाग में ये बात पहले से थी, लेकिन अंश को लगता था कि शायद समारा भी ऐसा ही कुछ महसूस करती होगी अंश के लिए। लेकिन इस तरह से समारा की बातों को दोबारा से रिपीट करता हुआ अंश देख करके काफ़ी गुस्से में आकर के अपने हाथों को ज़ोर से बेड पर मारते हैं और अपने दोनों हाथों को वो समारा के अगल बगल टिका लिए थे और उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, याद है मुझे, मेरी डील मैं कभी नहीं भूलता। तुम्हें रहने के लिए जगह, पैसे चाहिए, और मुझे मेरे मॉम और उस आदमी का तलाक। और ये बोलते हुए उनके दांत जो कि आपस में पिस रहे थे, जैसे इस वक्त वो समारा के साथ कितना बुरा कर सकते हो। वो काफ़ी झटके से खड़े होते हैं और दोबारा से अपने फ़ोन को ट्राई करने लगते हैं। यहाँ तो नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन फिर वो झटके से दरवाज़ा खोल दिए थे, जिससे समारा डरते हुए कहती है, बाहर टाइगर है, आपको कहाँ जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी समारा अंश की फिक्र कर रही थी और ये सारी बातें अंश को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, खा जाएगा तो अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर आज मैं बच गया ना तो तुम नहीं बचने वाली। और वो बाहर जाकर के जहाँ इस वक्त लूसीफर शांति से बैठा हुआ था उसके ठीक बगल में खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा था और वो तुरंत ही कॉल लगाना शुरू कर दिए थे। इस बार उन्होंने क्रिश को नहीं बल्कि किसी और आदमी को कॉल लगाया था। उनकी बात भी हो जाती है और गाड़ी अब 15 मिनट में लगभग वहाँ पर पहुँचने के लिए तैयार हो चुकी थी। अंश तुरंत ही अंदर आते हैं और समारा को काफ़ी तेज़ चिल्लाते हुए कहते हैं, कपड़े पहनो। समारा घबराते हुए कहती है, कौन से कपड़े गीले हो गए मेरे। अंश उसको वही साड़ी जो कि अभी उन्होंने टेबल पर फेंकी थी उसके मुंह पर मारते हुए कहते हैं, यही पहनो। अंश रेयांश के फ़ोन पर पहले से ही टेक्स्ट कर देते हैं और लगभग 15 मिनट में बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन से उसी जगह पर खड़ी हो चुकी थी और अंश को ढूंढते ढूंढते उनके अपने बॉडीगार्ड्स भी उसी तरफ पहुंच आए थे जहां इस वक्त वो लोग थे। बारिश काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से अंश के अपने बॉडीगार्ड्स जो कि अपने हाथों में छाता लेकर आए थे और वो समारा और अंश को कवर करने लगते हैं, लेकिन अंश अपने हाथ में उस छाते को लेकर के समारा की तरफ करते हुए कहते हैं, चलने में दिक्कत होगा तो बता देना। बारिश ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली हो चुकी थी। वहीं समारा ये बात को कमिट तो नहीं करती, लेकिन वाकई उसे दिक्कत हो रही थी और जहाँ जहाँ उसके पैर लड़खड़ा रहे थे अंश उसका हाथ ज़ोर से पकड़ते हैं और उसकी कमर को अपने हाथ से जकड़ते हुए कहते हैं, बोला है ना चलने में दिक्कत हो तो बता देना। समारा अपना हाथ छुड़ाती है और जल्दी जल्दी अपने कमर से उनके हाथ को भी और काफ़ी तीखी आवाज़ में कहती है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंश इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाले नहीं थे।
लेकिन समारा की बातों को सुनकर अंश अपने चेहरे पर एक अजीब से स्माइल ले आते हैं जो कि उनको और ज़्यादा डरावना बना रहा था और उसे अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ी तक पहुंचने के बाद काफ़ी झटके में उन्होंने समारा को अंदर की तरफ बैठा दिया था और वहीं वो क्रिश को फ़ोन तो लगाते हैं, लेकिन क्रिश की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इस वक्त फ़ोन उठाए। वो तो बस इस वक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसे कौन बचाएगा अंश के गुस्से से। अंश ने बस उसे एक लाइन में टेक्स्ट किया था, कल मरने के लिए तैयार रहना। समारा को काफ़ी झटके में उन्होंने लगभग ऐसे अंदर की तरफ धकेला था जैसे वो कोई सामान हो और उसके ठीक बगल में आकर के बैठ जाते हैं। समारा एक कॉर्नर में जाकर के गाड़ी के बैठने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उसके हाथ पर हाथ रख दिए थे और बुरे हक से उसको बहुत ही घूरते हुए देख कर कहते हैं, प्यार से चीज़ें समझना पसंद नहीं है ना तुम्हें? अब तुम्हारे तरीके से तुम्हें समझाना पड़ेगा। समारा को वाकई ही बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से अंश को हो क्या गया। पहले वो इतना ज़्यादा रिलैक्स होकर के उसे मना रहे थे जब वो नाराज़ थे, उसके बाद से वहाँ पर जाकर के भी अंश का ऑरा बिल्कुल नॉर्मल था और वो बहुत ही प्यार से समारा से बात कर रहे थे। और वहीं जिस तरह समारा ने बस एक बार चिल्ला करके उनको जवाब क्या दिया, अंश को इतना ज़्यादा बुरा लग गया। लगभग 45 मिनट के सफ़र के बाद अब उन लोग का मेंशन आता है। जैसे ही मेंशन आता है, अंश काफ़ी झटके से दरवाज़ा खोल करके बाहर तो निकल गए थे, साथ ही वो दूसरी तरफ समारा के लिए भी दरवाज़ा खोलते हैं और इस बार उन्होंने प्यार से समारा को बाहर आने के लिए नहीं कहा था, बल्कि बहुत झटके से उसे बाहर की तरफ खींचे थे, जिससे समारा पूरी तरह से डिसबैलेंस होती। लेकिन तभी अंश उसको ऑलमोस्ट अपने कंधे पर उठा करके अंदर की तरफ आने लगे थे। ये आधी रात का वक्त था, जिसकी वजह से दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन अंश के इशारे करने पर कुछ सर्वेंट्स आकर के जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलने लगे थे। दरवाज़ा जैसे ही खुला था, अंश अंदर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए समारा को अपने कमरे की तरफ ले जा रहे थे और समारा बार बार उनके पीठ पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़िए मुझे। और काफ़ी झटके में उसे अपने कमरे के अंदर ले आ करके लगभग अपने बिस्तर पर पटकते हुए कहते हैं, नो जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट आई विल डू विद यू। वॉकर के दरवाजे को बंद किए थे, वहीं समारा बिस्तर की दूसरी तरफ जाते हुए कहती है, क्या करना है आपको, और आपको अचानक से हो क्या गया? ऐसे क्या कोई भूत चढ़ गया आपके दिमाग पर? देखिए, आपको ना कोई सदमा लग गया है, प्लीज़ मुझसे दूर रहिएगा। हाँ, मैं ये सुनकर के अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, दूर रहूं? और वो क्यों? जितना जोर से समारा भी भागने की कोशिश करती है, अंश उसको तुरंत ही पकड़ करके अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, कहाँ भाग कर जाओगी? जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी। मिस समारा ओबेरॉय, प्यार की भाषा तुम्हें समझ नहीं आती है ना? समारा एक और बार रोते हुए पूछती है, क्या हो गया आपको? मैंने आपसे कहा भी था मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अंश उसको काफ़ी ज़ोर से अपनी तरफ खींच करके उसके दोनों तरफ के बाजू को पकड़ते हुए, या यूं कह लें कि अपने हाथों से मसलते हुए कहते हैं, मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर कर रहा था, तुम्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैं प्यार से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था तुम्हें, और तुम पहले खुद मेरी लाइफ में आती हो और उसके बाद से मेरे साथ इस तरह अपनी आंखें मिला करके बात करती हो जैसे कि तुम बहुत बहुत अच्छा कोई काम करके मेरे सामने आई हो। मैं फिर भी तुम्हें झेलता हूँ, उसके बाद भी तुम्हारी हर गलतियों को माफ़ करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आई। बीवी बनाने के बाद भी तुम्हारे हर नखरे को इतना आराम से झेल रहा था, जैसे कि मैं वाकई तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं था। तुम्हारे साथ जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम उतना ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही हो। और हाँ, जिस सौदे का तुमने मुझे याद दिलाया ना, मुझे भी याद है, जब तक मेरी माँ का तलाक नहीं हो जाता उस आदमी के साथ, तब तक तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी। और बीवी का मतलब जानती हो ना क्या होता है? अभी तो मैंने ठीक से पति बनना शुरू भी नहीं किया, बट नाउ आई विल हैव टू टेल यू, हस्बैंड वाइफ के बीच क्या क्या होता है। डर के मारे समारा का शरीर, जो कि धीरे धीरे लाल पड़ने लगा था, और उसका चेहरा तो कुछ ज़्यादा ही। अब इस साड़ी को उतारो और बेड पर लेट जाओ। समारा ये सुनकर के रोते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अंश उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, क्यों? तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूं? क्योंकि अगर मैंने चाहा तो वैसे भी तुम्हारे कपड़े तो उतरेंगे, लेकिन काफ़ी बुरी तरह से, और इसमें तुम्हें
चोट भी लग सकती है, इसलिए मैं बहुत ही प्यार से कह रहा हूँ, इसे खुद उतारो। समायरा एक और बार हिम्मत करते हुए कहती है, पर क्यों, मेरी गलती क्या है? ये सुनकर अंश आराम से अपने शर्ट को उतारते हुए कहते हैं, गलती ये है कि तुम मेरी बीवी बनने के लिए राजी हुई। अब सबके सामने तो तुम मेरी वाइफ ही हो ना, और मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, जो कि एक पति को करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। चलो अच्छी वाइफ बनो और उतारो इसे। लेकिन समारा भी बहुत जिद्दी थी। वो जा करके एक कोने में बैठती है और अपने आप को अपने हाथों से कवर करते हुए धीरे से अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वहीं अंश, जो कि अपने बेल्ट को जैसे ही उतारे थे और उसे काफ़ी ज़ोर से नीचे की तरफ ऐसे खोलते हैं जैसे कि वो समारा को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये देख कर के समारा और ज़्यादा सटते हुए पीछे दीवार से कहती है, नहीं, मैं नहीं डरती आपसे, मत मत मारिएगा प्लीज़। अंश, जो कि उसकी तरफ आराम से पैरों तले बैठते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं तुम्हें इस बात का एहसास करा रहा हूँ कि अगर अंश मल्होत्रा का दिमाग ख़राब होता है तो वो क्या कर सकता है। सामने वाले को अपना घुटना टेकना पड़ता है समारा, और तुम्हें भी अब ये करना पड़ेगा किसी भी हालत में। मेरी समारा अपनी आंखों को बहुत ही हिम्मत से उठाकर अंश की आंखों में देखते हुए कहती है, क्यों क्यों क्योंकि आपको अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे महान दिखाना है। इस वजह से आप चाहते हैं कि मैं अपना कपड़ा? नहीं। अंश के चेहरे पर अभी गुस्सा नहीं बल्कि एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी और वो बहुत ही प्यार से उसकी गालों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ओके, अब तुम मुझे खुद मजबूर कर रही हो। तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत ताकतवर हो, तो रोक लो मुझे। और ये बोलकर वो बिना कुछ वार्निंग दिए तुरंत ही समारा के पल्लू को इतने झटके से पकड़े थे और उसे एक ही झटके में खड़े कर देते हैं। वैसे तो समारा खड़ी नहीं होती तो उसकी साड़ी एक ही बार में पूरी तरह से खींच दी जाती और वो झटके से खड़े होकर के आगे की तरफ उछकती है, जिसे अंश उसके कमर पर हाथ रख के उसे थामते हुए कहते हैं, मैं ये करना नहीं चाहता था, तुम मजबूर कर रही हो मुझे, अभी भी मौका है, खुद से सरेंडर कर दो, वरना मेरे हाथों लोग पिस जाते हैं समारा, और तुम भी। लेकिन तभी समारा, जो अपनी साड़ी के आंचल को खींचते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा कपड़ा दीजिए प्लीज़, मैं इस तरह आपके सामने नहीं खड़ी रह सकती हूँ। तभी अंश उसको काफ़ी झटके से अपने करीब खींचते हुए उसे अपने सीने से लगाकर कहते हैं, किसने कहा कि तुम्हें मेरे सामने खड़े रहना है, तुम्हें तो मेरे साथ सोना है आज। ये सुनकर समारा अपनी आंखों को और बड़ी बड़ी कर करके अंश की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या? अंश ने बहुत ही आराम से अपने चेहरे को हाँ मिला दिया था और अपनी आंखें हल्के से बंद करके उसे खोल करके समारा की तरफ देखते हुए कहते हैं, और नहीं तो क्या, हस्बैंड वाइफ यही तो करते हैं। कौन से हस्बैंड वाइफ अलग अलग सोते हैं, देखा है कभी? चलो उतारो इसे। समारा भी कुछ और बोलती तभी अंश उसके होठों पर अपनी एक उंगली को रखते हुए कहते हैं, बस मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है और तुम मुझसे वही करवा रही हो। मजबूरन अंश के हाथों ही समारा गई पूरी साड़ी, जो कि अब उसके शरीर से अलग हो चुकी थी, और वो अपने आप को कवर करने की पूरी कोशिश तो करती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। अंश उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, चलो आज इतना ही सही। और वो काफ़ी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, अब ऐसे ही बिस्तर पर जाओ, एक एक दिन में तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी, आज इतना है, कल शायद तुम्हारे बदन पर इतना भी ना रहे। उसे मजबूरन बिस्तर पर जाना ही पड़ता है क्योंकि उसे पता था अगर वो प्यार से नहीं गई तो ज़बरदस्ती अंश उसको उठा करके बिस्तर पर पटक ही देंगे, जिसे वो जल्दी से जा करके अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। अंश भी अपने कपड़े को चेंज करके अब बस नीचे ट्राउज़र पहन चुके थे और वो भी अब ब्लैंकेट के अंदर आ जाते हैं। थोड़ा बहुत फ़ोन की तरफ देख करके वो अपने फ़ोन को साइड में रखते हैं और दोनों तरफ के लैम्प को ऑफ कर देते हैं। समारा से जितना हो पा रहा था वो अंश से दूर रहने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि अंश उसके इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। अब तो शायद अंश का दिमाग कुछ और ही कह रहा था। समारा, जो कि बस अब बेड के इतने कॉर्नर पर आ चुकी थी कि अगर वो एक और करवट लेती तो वो नीचे धड़ाम से गिरती, लेकिन अंश उसको झटके से कमर से पकड़कर अपनी तरफ ऐसे खींचे थे जैसे वो कोई हल्की फुल्की रुई की गुड़िया हो। इस वक्त पहले से अंश के
ऊपर कुछ भी नहीं था और वहीं समायरा का भी सिर्फ ब्लाउज जो कि उसके सीने तक को कवर कर रहा था, लेकिन उसका पेट जो कि हल्का फुल्का अंश के शरीर से रब हो रहा था। अंश उसको काफ़ी ज़ोर से अपनी बाहों में कसे हुए धीरे से सोते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, गुड नाइट बीवी जी। समायरा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था और वो अपनी बस आंखें बंद कर लेती है। नींद तो उसे नहीं आ रही थी, लेकिन इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं अंश उसके हाथों को अपने शरीर से अलग करते हुए कहते हैं, नोचना बंद करो, मुझे ये भी करने का मौका दूंगा मैं तुम्हें। समायरा गुस्से में बस अपने नाखूनों को अंश के शरीर पर गड़ाए जा रही थी और वहीं उसके चेहरे पर वो अपना धीरे से हाथ चलाते हुए उसके चिन को हल्का जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे गुड नाइट नहीं बोलोगे फिर मुझे नींद कैसे आएगी। समायरा अपने चेहरे को अभी दूसरी तरफ करना तो चाह रही थी, लेकिन अंश उसको जबरदस्ती अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, बोलो मुझे। समायरा धीरे से कहती है, गुड नाइट। अंश अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहते हैं, ऐसे नहीं, और प्यार से, और हाँ हस्बैंड जी भी तो बोलो। समायरा मुंह बनाते हुए कहती है, गुड नाइट हस्बैंड जी। अंश उसकी गालों पर धीरे से किस करते हुए कहते हैं, दैट्स लाइक माई अच्छी बीवी। अब सो जाओ, कल से तुम्हारी अच्छी बीवी बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और अगर उसमें गलतियां हुई तो जो मास्टर है ना वो बहुत टॉर्चर करता है। ये सुनकर समायरा डरते हुए कहती है, कौन सा मास्टर। अंश उसके सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए धीरे से कहते हैं, अंश मल्होत्रा। नाउ गुड नाइट।